हाँ, अब होगा लूसेंट का जलवा जलेगा। लूसेंट में होगा, लूसेंट में निकालिए पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। पेज नंबर तो मेरे बुक में कुछ और होगा, आप लोग के बुक में कुछ और होगा पेज नंबर, ठीक ना। निकालिए, आप लोग निकालिए ना। चैप्टर निकालिए 23, चैप्टर 23, चैप्टर 23 निकालिए। चलिए आते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। ध्यान नीचे भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए, निगाहें नीचे होना चाहिए, ध्यान इधर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए, स्टार्ट करने के पहले एक बार बोल दीजिए सिया रामचंद्र की जय, हर हर महादेव की जय हो। सिर्फ मेरा ही आवाज़ निकल रहा है, आप लोग का नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, हम अकेले आप लोग पे भारी हैं, टेंशन ना दीजिए। हाँ, हेडिंग क्या है? पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। चलिए सबसे पहले वर्धन वंश का संस्थापक कौन हो गया हो? पुष्पभूति। वर्धन वंश का संस्थापक क्या हो गया? पुष्पभूति। वर्धन वंश का संस्थापक कौन? एक बार जोर से बोलिए, फिर से बोलिए। इसी के नाम पर रहा वर्धन वंश या पुष्पभूति। बात समझे? इसकी राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। एक बार जोर से बोलिए, पुष्पभूति वंश की राजधानी, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर। पुष्पभूति वंश बोलें या वर्धन वंश बोलें, बात क्या है? गलती होने से मत डराइए। बात समझे? बात समझे कि नहीं? जितना गलती होगा उतना प्रगति कीजिएगा। एक लाइन है, जो लड़ा नहीं वो हारा नहीं, ठीक ना। जो लड़ा नहीं वो हारा नहीं, ठीक ना। बात समझे? चलिए, वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश। वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन? पुष्पभूति, उसी के नाम पे है। और राजधानी कहाँ? थानेश्वर। थानेश्वर वर्तमान में कहाँ? हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, ठीक ना। हरियाणा के आसपास का क्षेत्र यानी उत्तर भारत के आसपास, उत्तर भारत हो गया। लेकिन आगे बढ़िए। स्वतंत्रता का जन्मदाता, पुष्पभूति वंश के, वर्धन वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहता है? ये तो स्थापना कर दिया, लेकिन उसको जो ना आगे नहीं बढ़ा पाया। पुष्पभूति जो है ना स्थापना किया, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ा, इसको स्वतंत्र नहीं करवा पाया, ठीक ना। तो पुष्पभूति वंश के स्वतंत्रता का जो जन्मदाता है प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन, ठीक ना। पुष्पभूति वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन। किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन को। पुष्पभूति वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन? प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। क्लियर हो गया? राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। पुष्पभूति वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन? प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। और ये कौन सा उपाधि धारण किया? परम भटनागर। कौन सा उपाधि? परम भटनागर। और महाराजा धीराज। परम भटनागर की उपाधि धारण किया है, इसका मतलब क्या हो गया? ईश्वर को पूछता था, ईश्वर को पूछता था। परम भटनागर। बात समझें? जो है हम ही हैं, महाराजा धीराज। बात समझें? चलिए, कौन सा प्रभाकर वर्धन कौन सा उपाधि धारण किया? परम भटनागर और महाराजा धीराज। चलिए, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। पत्नी का नाम यशोमती। पत्नी का नाम प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम। इसको 3 संतान हुआ। कितने संतान हुआ? इधर आइए, इधर देखिए। प्रभाकर वर्धन के पत्नी हो गया यशोमती। इसका 3 संतान, हर्षवर्धन, राजवर्धन। हर्षवर्धन और राजवर्धन। हर्षवर्धन और राजवर्धन। एक हो गया राजश्री। हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री। प्रभाकर वर्धन के कितनी संतान? 3 संतान। 2 बेटा
एक बेटी। हर्षवर्धन और राजवर्धन, दो बेटा हो गया, एक बेटी हो गया राजवर्धन, सॉरी राजश्री, बेटी हो गया राजश्री। राजश्री जो बेटी है उसका जो शादी हुआ कन्नौज के शासक ग्रीवर्मा से, कन्नौज के शासक ग्रीवर्मा से। राजश्री का विवाह किससे हुआ? कन्नौज के शासक ग्रीवर्मा से। किससे हुआ? हाँ, ग्रहवर्मा, ग्रीवर्मा, ठीक ना, ग्रहवर्मा बोले या ग्रीवर्मा बोले, ठीक ना। शादी किससे हुआ? राजश्री का शादी किससे हुआ? ग्रहवर्मा से हुआ, कन्नौज के मुखरी राजा ग्रीवर्मा से, कन्नौज के मुखरी राजा ग्रीवर्मा से। ग्रहवर्मा बोले या ग्रीवर्मा, क्लियर हुआ? लेकिन ग्रहवर्मा को मार दिया शशांक ने, सॉरी देवगुप्त ने। किसने मार दिया? देवगुप्त ने। किसने मारा? देवगुप्त ने। ग्रहवर्मा की हत्या किसने किया? देवगुप्त ने। किसने हत्या 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 किया? देवगुप्त ने। बात समझे कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप लोग अंडरलाइन कीजिए थोड़ा सा, ओके, यहाँ समझिए। ए बबुआ, राजश्री का पति कौन? ग्रहवर्मा। राजश्री का पति कौन? उसकी हत्या कौन कर दिया? देवगुप्त हत्या कर दिया। जैसे देवगुप्त हत्या किया तो उस बौखला गया राजवर्धन, जो है ना बौखला गया। राजवर्धन क्या हो गया? राजवर्धन बौखला गया। वो जाके जो है ना फटाक से मार दिया। किसको? देवगुप्त को मार दिया। बात समझे? उसकी बहनोई का हत्या किया था, उसका बदला ले लिया। समझ में आ गया? समझा कि नहीं? किसने मारा? ये देवगुप्त को किसने मारा? राजवर्धन ने। किसने मारा? अब देखो, चूंकि देवगुप्त का मित्र था शशांक, देवगुप्त का मित्र कौन था? शशांक। तो अब अपने मित्र का बदला लेने के लिए राजवर्धन को मार दिया। बस समझे हैं? देवगुप्त का मित्र कौन था? शशांक। देवगुप्त का मित्र कौन था? शशांक। गौड़ नरेश शशांक, गौड़ नरेश शशांक बंगाल का के आसपास का था, ठीक ना। तो अपने मित्र देवगुप्त का हत्या का बदला लेने के लिए राजवर्धन को मार दिया। किसने? शशांक। अब सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, ये वही शशांक है जिन्होंने महाबोधि वृक्ष को कटवाया था। महाबोधि वृक्ष जो गया में है, ठीक ना, उसको कटवाया था। बात समझिए, ये कटवा दिया था शशांक। ये हिंदू धर्म का विरोधी था, वो घोर विरोधी था। हाँ हाँ हाँ, शिव धर्म का था ये, सॉरी बौद्ध धर्म का विरोधी था, ठीक ना, बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद चूंकि बड़ा भाई राजवर्धन था, वो मारा गया, तब एक कौन बचा? हर्षवर्धन। इसीलिए अब राजा बनता है कौन? हर्षवर्धन। राजा कौन बनता है? अब यहाँ से स्टार्ट होता है हर्षवर्धन का युग। कहानी समझ में आ गया? इस 16 साल की अवस्था में 606 ईस्वी में राजा बनता है हर्षवर्धन। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में राजा बनता है। हर्षवर्धन कितने वर्ष की अवस्था में राजा बनता है? 16 वर्ष की अवस्था में, ठीक ना, 16 वर्ष की अवस्था में। और उपाधि धारण करता है प्रमभट्टकर और शिलादित्य की उपाधि। कौन सा उपाधि धारण करता है? शिलादित्य की उपाधि धारण करता है। शिलादित्य, शिलादित्य मतलब पत्थर के समान मजबूत। शिलादित्य मतलब क्या होता है? पत्थर के समान मजबूत। परम भटनागर की उपाधि, परम भटनागर की भी उपाधि धारण किया, ठीक ना। अब समझिए, ए बबुआ, इसका भाई को कौन मारा था रे? शशांक। अब इस सबसे पहले राजा बनेगा तो इसका काम क्या रहेगा? शशांक को मारना। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पे अधिकार कर लिया। हर्ष ने किसको पराजित किया? शशांक को, ठीक ना। शशांक को पराजित करके कन्नौज पर क्या किया? अधिकार कर लिया। कन्नौज पर क्या किया? अधिकार कर लिया, ठीक ना। और राजधानी क्या बनाया? कन्नौज। तो पहला सबसे इजी क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? 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 चलिए आगे बढ़िए। चलिए, अब एक शासक आता है, चलिए आगे बढ़िए। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पे युद्ध होता है। हर्षवर्धन और
पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पे युद्ध होता है, ठीक ना, जिसमें हर्षवर्धन क्या होता है, पराजित होता है और पुलकेशिन द्वितीय का होता है, विजयी होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ होता है। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से, इधर से आओ, इधर से आओ, रोक दो। चलिए समझे, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें विजयी कौन हुआ, हर्ष पराजित हुआ और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ। चलिए अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, इसके शासनकाल में आया था चीनी यात्री हेनसान। बोलेगा चीनी यात्री हेनसान, एक ए हीरो आप लोग के भी सिलेबस में है ये, ठीक ना। चीनी यात्री हेनसान जो है ना, चीनी यात्री हेनसान किसके दरबार में आया था, हाँ दो तो इधर दो, बोल भी सकते हैं। हर्षवर्धन पेज नंबर यहाँ पे है, देख लो। हाँ चलिए ठीक है, चालू है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो चीनी यात्री जो है ना, चीनी यात्री हेनसान किसके दरबार में आया था, किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, हेनसान किसके दरबार में, अब यहाँ जो है हर्षवर्धन जो अपना राजदूत, हर्षवर्धन अपना राजदूत चीन भेजा था, हर्षवर्धन अपना राजदूत चीन भेजा था, कब 641 में। वहाँ से चीन से तो अबे किया था, ध्यान सुनिए, यहाँ चीन से तो अबे किया था हेनसान, चीन से आया था हेनसान, लेकिन यहाँ हर्षवर्धन भी भेजा था 641 ईस्वी में अपना राजदूत। बात समझेगी नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ ये बात। अब चलिए, हेनसान को कहा जाता है, हेनसान को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हेनसान को। जो से बोलिए तो ह्वेनसांग को, हेनसान फेमस है, ठीक ना, ह्वेनसांग। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ह्वेनसांग को। नीति का पंडित किसे कहा जाता है, ह्वेनसांग को। और शाक मुनि किसे कहा जाता है, हेनसान को। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, शाक मुनि के नाम से शाक मुनि कहा जाता है गौतम बुद्ध को, शाक मुनि किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। लेकिन हेनसान भी जो ना अपने आप को क्या कहा, शाक मुनि, ठीक ना। हाँ ये वर्तमान शाक मुनि हुआ, सही बात है, ये वर्तमान शाक मुनि हुआ, ठीक ना। चलिए और ध्यान से सुनिएगा, हर्षवर्धन जो है ना कौन सा किस भगवान को मानता था, उसके पहले जो शिव और सूर्य भगवान को मानता था। जब हेनसान के संपर्क में नहीं आया तो उसके पहले वो शिव भगवान को मानता था। किसको, शिव भगवान को, और सूर्य का उपासक था, शिव और सूर्य का उपासक था। किसका उपासक था, शिव और सूर्य का। लेकिन हेनसान के प्रभाव में आने के बाद ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बस समझे। और हर पाँचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का स्थापना करवाता था। हर 5 साल बाद प्रयाग में बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाता था, जिसे बोला महामोक्ष परिषद। जिसे क्या बोला, महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन प्रयाग में हर 5 साल के बाद बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाता था, जिसे क्या बोला, महामोक्ष परिषद। क्या बोला, महामोक्ष परिषद। क्या बोला, महामोक्ष परिषद। चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान की। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। लेकिन ये हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था, महायान की शाखा। किसकी शाखा, महायान की शाखा को मानता था। चलिए और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है, वान भट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है, वान भट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है। इसकी 2 रचना है, वान भट्ट की 2 रचना है, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी। वान भट्ट की 2 रचना कौन कौन है,
हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? वान भट्ट की। लेकिन बोल देगा, एक जगह लिख दिया है वान भट्ट का गुरु भयचू। कौन था? भयचू। कौन था? भयचू। कौन है? भयचू। वान भट्ट का गुरु 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 कौन है? चलिए अब आइए, कहा जाता है हर्षवर्धन भी जो है ना पढ़ा लिखा विद्वान था, ठीक ना, कविता प्रेमी था, ठीक ना, साहित्यकार था। तो इन्होंने भी रचना लिखा है, 3 रचना लिखा है। हर्षवर्धन की रचना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना स्टार लगा लीजिए, VVI लगा लीजिए, विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। हर्षवर्धन की रचना है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक ना, नागानंद। क्या कौन कौन रचना है बोलिए तो? बुक ऊपर देखिए, बुक नहीं देखिए। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। बोलिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक ना। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। लेकिन बोल देगा वान भट्ट की रचना कौन है? वान भट्ट की रचना क्या है? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? वान भट्ट की। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? लेकिन हर्ष की रचना क्या है? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक ना, नागनंद, ठीक ना। चलिए, लेकिन कहा जाता है ऐसा जो धावक नामक कवि को जो ना पुरस्कार दे के लिखवाया था। भाई राजा है, हाँ, हम ही राजा बन जाए, अब ले कितवा लिख दो तो ये बात लिख देना कितवा में, जी 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 महाराज लिख देंगे, ठीक ना। कहा जाता है ऐसा ना, धावक नामक कवि को पैसा दे के लिखवाया था, ठीक ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत बबुआ रे? एकदम ललन टॉप है, दिमाग में समझ में आ रहा है और दिमाग में भी उतर रहा है, हाँ। कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में भी उतारने का, ठीक ना। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मंत्रिपरिषद को, हर्षकालीन मंत्रिपरिषद को कहते हैं सचिव या आमंत्रित। क्या कहते हैं? हर्षकालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? सचिव या आमंत्रित। क्या कहते हैं? सचिव या आमंत्रित। सचिव या आमंत्रित। हर्षकालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? सचिव या आमंत्रित। सचिव या क्या कहते हैं? आमंत्रित, ठीक ना। अब आगे आइए, उस समय प्रांत का विभाजन होता है मुक्ति में। प्रांत का विभाजन कौन सी में होता है? प्रांत का विभाजन कौन सी में होता है? मुक्ति में। प्रांत, हाँ, मुक्ति में। भुक्ति लिखा है, अब भुक्ति लिखा है, भुक्ति भुक्ति लिखा है। प्रांत का विभाजन किस में होता है? भुक्ति में। प्रांत का विभाजन किस में होता है? भुक्ति में। किस में होता है? भुक्ति में। प्रांत का विभाजन किस में होता है? प्रांत का विभाजन किस में होता है? भुक्ति में। प्रांत का विभाजन, प्रांत का विभाजन भुक्ति में। प्रांत का विभाजन भुक्ति में। प्रांत का विभाजन भुक्ति में। प्रांत का विभाजन, इसके शासक को कहते हैं उपरीक। भुक्ति के शासक को क्या कहते हैं? उपरीक। भुक्ति के शासक को क्या कहते हैं? उपरीक। उपरीक, उपरीक। सबसे तीन नाम लिखा होगा वहाँ। 3 नाम में सबसे फेमस नाम जो एग्जाम में आता है ना, उपरीक आता है। क्या आता है? उपरीक, ठीक ना। भुक्ति के शासक को क्या कहते हैं? उपरीक। भुक्ति के शासक को क्या कहते हैं? उपरीक। भुक्ति के शासक को क्या कहते हैं? अब भुक्ति का विभाजन होता है जिला में। भुक्ति का विभाजन किसमें होता है? भुक्ति का विभाजन होता है जिला को कहते हैं विषय। जिला को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एकदम साधारण सा क्वेश्चन पूछेगा, हर्षवर्धन के काल में जिला को क्या कहा जाता है? ज़्यादा कुछ नहीं बोले, विषय। जिला को क्या कहता है? विषय। जिला को क्या कहा जाता है? 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 अब प्रांतों का विभाजन किस में होता है? मुक्ति में। अब मुक्ति के शासक को क्या कहते हैं? उपरीक। मुक्ति के शासक को क्या कहते हैं? भुक्ति को हमेशा बोल देते हैं मुक्ति भुक्ति को क्या कहते हैं? हाँ, भुक्ति के शासन को उपरीक कहते हैं, ठीक ना। चलिए, अब जिला का विभाजन होगा तहसील में। जिला का विभाजन होगा तहसील में, फिर तहसील का विभाजन होगा ग्राम में। तहसील का विभाजन होगा ग्राम में। चलिए,
ग्राम प्रशासन का प्रधान को क्या कहते हैं? ग्रामाछपटलिक। ग्राम प्रशासन के प्रधान को क्या कहते हैं? ग्रामाछपटलिक। ग्राम प्रशासन के प्रधान को क्या कहते हैं? ग्रामाछपटलिक। ग्राम प्रशासन के प्रधान को क्या कहते हैं? ग्रामाछपटलिक। ग्राम प्रशासन के प्रधान को क्या कहेंगे? 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 पुलिस विभाग के कर्मी को क्या कहेंगे? चाट और बाट। आप लोग ज़्यादा शौकीन मत कहिए, दो तीन जगह मिलेगा चाट बाट, ठीक ना। पुलिस कर्मी को क्या कहते हैं? चाट या भाट। पुलिस कर्मी को क्या कहते हैं? चाट या भाट। पकड़ाया गया। पुलिस कर्मी को क्या कहेंगे? चाट या भाट। पुलिस कर्मी को क्या कहेंगे? ये आप लोग नहीं भूलिएगा, हम लोग भूल जाएंगे लेकिन आप लोग नहीं भूलिएगा। पुलिस को चाट बना के खाएंगे, ठीक ना। अब पुलिस विभाग के अधिकारी को क्या कहेंगे? दंडपाशिक। हर्षकालीन पुलिस विभाग के अधिकारी को क्या कहेंगे? दंडपाशिक। 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 पुलिस विभाग के अधिकारी को क्या कहेंगे? पुलिस विभाग के अधिकारी को। लेकिन अश्व सेना के अधिकारी, अश्व सेना के अधिकारी यानी घोड़ा के अधिकारी को क्या कहेंगे? बृहदेश्वर। अश्व सेना 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 के अधिकारी को क्या कहेंगे? ठीक ना। अब पैदल सेना को क्या कहेंगे? बलाधिकृत। पैदल सेना को क्या कहेंगे? बलाधिकृत। देखो याद कैसे, अश्व सेना, अश्व है तो बड़ा आदमी है, नहीं घोड़ा है तो बड़ा आदमी है, तो बृहदेश्वर। अश्व मतलब जिसके पास घोड़ा है तो बड़ा आदमी है, तो बड़ा से बना बृहदेश्वर। हाँ, अब पैदल चलने का जिसमें क्षमता है तो कहा बलाधिकृत। पैदल का अधिकारी क्या कहलाएगा? बलाधिकृत। पैदल सेना का अधिकारी क्या कहलाएगा? बलाधिकृत। पैदल सेना का अधिकारी बलाधिकृत, ठीक ना। और सिंचाई के साधन को क्या कहते हैं? तुलायंत्र। सिंचाई के लिए जो यंत्र यूज होता है उसको कहते हैं तुलायंत्र। सिंचाई के लिए जो यंत्र यूज होता है उसको कहते हैं तुलायंत्र। सिंचाई के लिए जो यंत्र यूज होता है उसको कहते हैं तुलायंत्र। और बताइए, हर्षवर्धन के काल में मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र। मथुरा सूती वस्त्र के लिए। 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 चलिए शायद ये चैप्टर खत्म हो गया होगा बबुआ। कोई हमको टाइम बता सकते हैं अपने नयन? 3:30। चलिए कुछ स्टार्ट कर देते हैं। आप मध्यकालीन भारत में थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं तो 5 मिनट ले लेंगे, विविध 50-45 में छोड़ देंगे, ठीक ना। निकालिए कश्मीर चैप्टर होगा आप लोग का 33। चैप्टर 33 निकालिए। 33 10 बढ़ जाओ ना, 33। निकाली रे, एक पक्का महाराज। 33 चैप्टर। तुम दोनों को तो देंगे थूक के। नहीं गुस्साए नहीं, हाँ हंस रहे ना इसीलिए। हाँ अच्छा, जान आज नहीं गुस्साएंगे। चलिए हो गया। अरे हुआ रे, निकाला हुआ। हाँ देखिए वहाँ लिखा हुआ स्वतंत्र राज्य लिखल है 33 चैप्टर। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य लिखल है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में आप लोग जाइए कश्मीर के पास। कहाँ जाइए? कश्मीर। चलिए जौनपुर के वहीं पे है, जौनपुर के नीचे। हाँ जौनपुर के नीचे तेगा हाथ बढ़ाते जाओ, मिल जाएगा कश्मीर लाले पेन से। दूसरा टॉपिक होगा कश्मीर। हाँ चलो मिल गया। हाँ, चलिए कश्मीर हिंदू राज। कश्मीर में हिंदू राज का संस्थापक कौन है? सुहादेव।
कश्मीर में हिंदू राज का संस्थापक कौन है? सुहादेव। कश्मीर में हिंदू राज का संस्थापक कौन है? सुहादेव। कौन है? सुहादेव। कब किया था? 1301 में। कब किया था? 1301 में। कब किया था? 1301 में। कश्मीर में हिंदू राज का संस्थापक कौन है? सुहादेव। सुहादेव। कौन है? सुहादेव। कौन है? सुहादेव। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया? कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना शाह मीर। किसने किया? शाह मीर ने। कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया? शाह मीर ने। किसने किया? शाह मीर ने। और देखिए शाह मीर ने स्थापना किया और नामों रखा अपने नाम पर शाह मीर वंश। कौन सा वंश? शाह मीर वंश। और इसकी राजधानी कहाँ है? इंद्रकोट। राजधानी कहाँ है? इंद्रकोट। शाह मीर वंश की राजधानी कहाँ है? इंद्रकोट। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। कश्मीर में प्रथम हिंदू राज का संस्थापक सुहादेव और कश्मीर में प्रथम मुस्लिम राज्य का संस्थापक शाह मीर। और शाह मीर की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। कहाँ राजधानी? इंद्रप्रस्थ। सॉरी, ठीक है, चलेगा चलेगा। इंद्रप्रस्थ और इंद्रकोट दोनों एक ही है, ठीक ना? इंद्रप्रस्थ और इंद्रकोट एक ही है। चलिए चलिए। और इसके बाद एक शासक बनता है अलाउद्दीन। कौन आता है? अलाउद्दीन। इसके पास शासक कौन आता है? अलाउद्दीन। राजधानी चेंज कर दिया, इंद्रकोट से अलाउद्दीनपुर लेके गया। इंद्रकोट से राजधानी कहाँ लेके गया? अलाउद्दीनपुर। इंद्रकोट से कहाँ लेके गया? अलाउद्दीनपुर। नाम क्या है शासक का? अलाउद्दीन। शासक का नाम क्या है? अपने नाम पर रख दिया अलाउद्दीनपुर। देख रहा है ना? हाँ, अपने नाम पर रख दिया अलाउद्दीनपुर। यही अलाउद्दीनपुर कहलाता है आज का श्रीनगर। यही अलाउद्दीनपुर क्या कहलाता है? श्रीनगर। यही अलाउद्दीनपुर क्या कहलाता है? यही अलाउद्दीनपुर क्या कहलाता है? अक्षय कुमार कोई दिक्कत? देखिएगा खिलाड़ी यहाँ नहीं बनिएगा, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक शासक आता है सुल्तान सिकंदर शाह। सिकंदर शाह। एक शासक का आता है सुल्तान सिकंदर शाह। और एक है सिकंदर 325 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं सिकंदर। हाँ, भारत पे आक्रमण करता है, ठीक ना? आइए इधर आइए, सुनिए पहले। इन्होंने क्या किया था? हिंदू मंदिर को, मूर्ति को भरपूर तोड़ा। कौन? सिकंदर शाह। हिंदू के मंदिर को, मूर्ति को भरदम तोड़ा। इसीलिए इसे कहते हैं बुत सिकन। बुत सिकन। बुत सिकन। बुत सिकन किसे कहा जाता है? सिकंदर शाह को। किसे कहते हैं? सिकंदर शाह को बुत सिकन किसे कहते हैं? बुत सिकन किसे कहते हैं? सिकंदर शाह को। क्यों कहते हैं रे? मंदिर को तोड़ने के कारण, मंदिर और मूर्तियों के तोड़ने के कारण सिकंदर शाह को क्या कहते हैं? बुत सिकन। क्या कहते हैं? बुत सिकन। याद हुआ हो? याद हुआ? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलिए अब आता है एक जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन। एक आता है जैन उल आबदीन। कौन आता है? जैन उल आबदीन। कौन आता है? जैन उल आबदीन। इसे कहते हैं कश्मीर का अकबर। इसे कहते हैं कश्मीर का अकबर। तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैन उल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैन उल आबदीन को। जैन उल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसे? कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन। इसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। किसका? महाभारत और राजतरंगिणी का किसमें? फारसी में अनुवाद करवाया था। बात समझें? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए और एक अंतिम क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना? 1588 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में अकबर ने जो है ना कश्मीर को, 1588, हाँ अकबर होगा, हाँ कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था, ठीक ना? तो क्वेश्चन पूछेगा अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को कब मिलाया था? 1588 में। लेकिन बिहार को कब मिलाया था?
1574 में, बिहार और बंगाल को 1574 से 1576 में। बात समझे? कश्मीर क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब बताइए, जौनपुर में सैकी वंश का स्थापना किसने किया? मलिक उस सैक ने। भूल गए हैं? चलिए, कितना टाइम हुआ? फटाक से निकालिए तो विविध। बहुत दिन से नहीं हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। 5 मिनट विविध निकालिए। पहले दिवस निकाल लीजिए, जनवरी दिवस निकाल लीजिए। पीछे में चैप्टर 22, सॉरी चैप्टर हो गया 25 नंबर, चैप्टर 25 मिला। दिवस है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मिल गया। चलो, लुईस बेल दिवस 4 जनवरी, लुईस बेल दिवस 4 जनवरी, लुईस बेल दिवस, लुईस बेल दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी, 20 हिंदी दिवस, 20 हिंदी दिवस, 20 हिंदी दिवस, 20 हिंदी दिवस, 20 हिंदी दिवस। चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। पर्यटन दिवस 25 जनवरी, पर्यटन दिवस 25 जनवरी। भारत पर्यटन दिवस, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी। चलिए, अब आइए थोड़ा सा आप लोग 32 नंबर, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, चैप्टर नंबर 32, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। 10 गो पढ़ लेते हैं, 10 गो। चलो, दे दिए। चलिए, निकाल लिए। नहीं, बंद नहीं था उस दिन, चालू ही था, फिर भी नहीं था। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर। गन्ना अनुसंधान संस्था, गन्ना अनुसंधान संस्था, गन्ना अनुसंधान संस्था, गन्ना अनुसंधान संस्था, गन्ना अनुसंधान संस्था। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंद्री। देखो, तंबाकू खाता है ना तो अपने आप को राजा समझता है। देखिए, राज मसाला नहीं एडो आता है ना, हाँ हाँ, राज निवास। और एक तरीका यहीं से चुरा के नाम रखा है कंपनी, राज निवास, ठीक ना, राज निवास नामों रखा है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ है? राजमुंद्री। कहाँ है? राजमुंद्री। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था। और गन्ना अनुसंधान संस्था, गन्ना कोयम्बटूर, गन्ना कोयम्बटूर, गन्ना कोयम्बटूर। और कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली। हाँ, ये हुआ। और चीनी अनुसंधान संस्था, देखो अब इसको हम एकदम ट्रिक बताया है। हाँ, देखो, चीनी खाने से जो है ना हड्डी में छेद होता है, तो कन्ना हो जाएगा हड्डी, हड्डी का हो जाएगा कन्ना हो जाएगा चीनी खाने से। तो कन्ना से हो गया कानपुर। चीनी खाएंगे तो हड्डी क्या हो जाएगा? कन्ना हो जाएगा, तो कानपुर। बात समझे?
तो चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। चीनी अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र, लेकिन गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा, ठीक ना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा, काहे कि हरियाणा में ही ना सबसे ज़्यादा गाय भैंस है, सबसे ज़्यादा एकदम मस्त सब, हाँ हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में है, ठीक ना। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई, चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई, चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, औषधि अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र। अब मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली, मौसम और कृषि नई दिल्ली, मौसम और कृषि, 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 मौसम और कृषि। रमन अनुसंधान संस्था बंगलुरु, रमन अनुसंधान संस्था बंगलुरु, रमन अनुसंधान संस्था बंगलुरु, रमन अनुसंधान संस्था। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। चलिए और एक, हाँ चलिए हो गया, चलिए आने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।